नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश कुमार एसएससी वायरस में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम ओनली बोर्ड के लाइव मॉक का सलूशन करेंगे जो आपका 22 और 23 फरवरी को हुआ है। हम आपको बता दें कि आज 23 फरवरी है और आज भारत और पाकिस्तान का मैच हुई है चैंपियंस ट्रॉफी में। तो जल्दी जल्दी रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, मैच भी देखना होगा। चलिए शुरुआत करते हैं डिस्कशन की। अगर आप पहला क्वेश्चन देखोगे तो ये आपका लाइन ग्राफ का क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्ले द गिवन 3 गेम्स फ्रॉम सिटी डी is what percent more or less than those who play the given 3 games from city C। मतलब सी एंड डी में आपको कंपैरिजन करना है। 3 गेम है तो ये देखिए, ए है सिटी डी यहाँ पे और सिटी सी यहाँ पे है। तो डी में अगर हम देखेंगे तो क्या है, चलिए थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि अच्छे से दिख पाए। हाँ, अगर देखेंगे तो ए कितना है, 100 और 200 के बीच 1 2 3 4 लाइन है, मीन्स हर एक जो है आपका 25 का है। तो ये वाला हो गया 125 और ये हो गया आपका 150 और ये हो गया आपका 175। तो तीनों मिलके कितना हो जाएगा, 125 150 और 175। तो 125 और 175 मिलके 300, ये हो गया आपका 450। तो एक तो हमें पता चल गया कि अच्छा चलो डी वाला है 450। और फिर बताना सी वाला कितना है। तो सी वाला देखिए ऊपर है आपका 200 और ये कितना है, ये आपका हो जाएगा आपका 75 और ये हो जाएगा आपका 125। 125 और 75 मिलके कितना हो जाएगा, 125 और 75 मिलकर 200 और 200 ऊपर है तो 400 हो गया ना। ये 450 बटा 400 यहाँ पे आ रहा है, 0 से 0 कट जाएगा, 5 से 8 बार में, 5 से 9 बार में। तो यहाँ से दिख रहा है आपको 1 यूनिट ज़्यादा है, 1 बटा 8 गुना 100 कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 12.5%। तो 12.5% इस क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। समझ गए, आगे चलिए। ये हो गया। अच्छा, जहाँ पे कॉन्सेप्ट वाला चीज़ होगा वहाँ पे हम कॉन्सेप्ट भी डिस्कस कर देंगे ताकि आपका रिवीजन हो जाए। अब ये क्वेश्चन है, इसमें दिया है आपका कि एक नंबर को अगर हम सक्सेसिवली 9 14 और 16 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 6 9 एंड 15 है, 5 आएगा। अगर सेम को हम 16 14 एंड 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर ए बी एंड सी आएगा। तो हमें बताना है कि ए माइनस बी प्लस सी क्या होगा। तो चलिए पहले हमें चीज़ों को समझते हैं कि आखिर सक्सेसिव डिवीजन होता कैसे है। तो मान लेते हैं एक नंबर एन है, एन है आपका क्या, डिविडेंड। इसको हमें डिवाइड करना है, चलो ठीक है। तो जब डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले किससे डिवाइड करना है आपको, 9 से डिवाइड करना है। तो 9 से डिवाइड करने पे यहाँ कोई कोसेंट आएगा, यहाँ पे कोसेंट को हम इधर लिख रहे हैं और रिमाइंडर जो R1 आएगा उसको हमने यहाँ पे लिख लिया। ध्यान दीजिए, रिमाइंडर का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है, पहला जो रिमाइंडर है वो कितना है, 6। ये जो कोसेंट Q1 आया है, फिर इसको आपको 14 से डिवाइड करना है। 14 से डिवाइड करेंगे तो फिर क्या आएगा, बोलेंगे कोसेंट Q2 आएगा। रिमाइंडर क्या आएगा, ये आ गया है आपका 9। ये जो Q2 आया है ना, फिर इसको आपको डिवाइड करना पड़ेगा किससे, 16 से। 16 से डिवाइड करने पे कोसेंट क्या आएगा, Q3 एंड रिमाइंडर क्या आएगा आपका 5। ठीक है, और एन तक हमें पहुंचना होता है। सामान्यतः लास्ट वाला कोसेंट आपको दिया रहता है, क्योंकि यहाँ पे लास्ट वाला कोसेंट नहीं दिया है तो हमारे पास फ्रीडम है कि हम कुछ भी मान लेंगे। इसको हम मान लेंगे 0। अब देखिए Q2 का वैल्यू आप निकालोगे कैसे, बोलेंगे कि 16 को 5 से गुना करेंगे और 0 को जोड़ देंगे उसमें। माफ कीजिएगा, तो बात है कि Q2 निकालेंगे कैसे। तो देखिए ये जो है आपका 16 को 0 से गुना करेंगे और ये जो 5 है इसको हम ऐड कर देंगे तो Q2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे आपको मिल गया है Q2 के जगह पे 5। फिर Q1 कैसे निकालेंगे, ये जो 14 है इसको 5 से गुना करेंगे और इसमें आप 9 को जोड़ेंगे तो 14 25 70 और 9 कितना हो गया, 79। बस समझ में आ गया, ये 79 हो गया। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे आ गया है 9 से 79 को गुना करेंगे तो जो n है इसका वैल्यू कितना आएगा, 99 81 या 9 7 63 और 8 कितना हो जाएगा आपका 71। 99 81 73 या 63 एंड 8 711। अब क्या करना है, यहाँ पे जो नंबर आया है 717, इसको पहले 16 से फिर 14 से फिर 9 से डिवाइड करना है। बोल के चलो डिवाइड कर लेते हैं। तो जैसे ही आपने 16 से डिवाइड किया, अब क्या आएगा देखिए, 16 चौका 64, 16 चौका 64, फिर बचेगा कितना, 7 77 हो गया। फिर 64 बार में ही जाएगा, रिमाइंडर बचा 13। तो पहला रिमाइंडर 13 है। ये जो 44 है इसको फिर 14 से भाग देना होगा तो कोसेंट कितना होगा, 3। रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 2। अब देखिए लास्ट में 9 से भाग देंगे तो कोसेंट कितना आएगा, 0। रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 3। यहाँ पे ए का वैल्यू आ गया, ए बी का वैल्यू आ गया, ए सी का वैल्यू आ गया। हमें क्या चाहिए, ए माइनस बी प्लस सी। कितना आ जाएगा, 13 माइनस 2 प्लस 3। तो ये आंसर आ रहा है 14। इस क्वेश्चन का सही आंसर है 14। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में देखिए ये थोड़ा सा मेहनत वाला काम तो है, लेकिन आप थोड़ा जल्दी कैसे कर पाएंगे। देखिए जो यहाँ पे दिया हुआ है 9 14 16, जिसे डिवाइड किया है या फिर डिवाइजर लिख लिया, और इधर लिख लेना है आपको रिमाइंडर्स। रिमाइंडर क्या है, 6 9 है ना, यहाँ पे 6
फिर आपका है 9 और ये है 5। सामान्यतः यहाँ पे क्वेश्चन देता है तो क्वेश्चन को लिखते हैं, नहीं दिया है तो हमने 0 कर लिया। अब इन दोनों को गुना करना है, इसको जोड़ना है तो कितना आ जाएगा 5, फिर गुना करेंगे, फिर इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 79, फिर यहाँ पे गुना करेंगे जोड़ेंगे तो 6 9 54 और 9 7 63 और 5 68, माफ़ कीजिएगा 99 81 है ना, तो 99 81 9 7 63 8 71 और इसमें आप 6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 717। ऐसे करके आप नंबर को जल्दी निकाल सकते हैं, समझ गए। आगे चलेंगे। एक क्वेश्चन नंबर 53 है, इसमें वॉल्यूम ऑफ पिरामिड निकालना है। वॉल्यूम ऑफ पिरामिड, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 53 में हमें चाहिए वॉल्यूम ऑफ पिरामिड जिसका बेस जो है ना वो स्क्वायर है, लेटरल एज क्या है आपका 21। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि वॉल्यूम ऑफ पिरामिड क्या होता है। वॉल्यूम ऑफ पिरामिड, तो वॉल्यूम ऑफ पिरामिड निकालने के लिए आपको चाहिए एरिया ऑफ बेस। ध्यान दीजिए, एक होता है पिरामिड, एक होता है प्रिज्म। तो आपको आइडेंटिफाई करना है, क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में पिरामिड दिया है या प्रिज्म दिया है। यहाँ पे दिया है पिरामिड, तो पिरामिड का वॉल्यूम निकालने के लिए 1/3 गुना एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट होता है। ध्यान दीजिए, ये हाइट होता है। अगर यही हम वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म की बात करते हैं, क्वेश्चन में अगर प्रिज्म पूछता तब ये हो जाता आपको एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस, और इसमें सीधे आप हाइट से गुना कर दीजिए। बात समझिए। तो क्वेश्चन में एरिया ऑफ बेस निकालना तो बहुत ही आसान है, बात है हाइट का। हाइट कैसे निकालेंगे? देखिए, हाइट निकालने के लिए आपको समझना है कि हमें एक्चुअल हाइट चाहिए होता है। एक होता है स्लैंट हाइट, स्लैंट या फिर, और एक होता है आपका हाइट। क्वेश्चन में जो हमें दिया है वो दिया है लेटरल एज ऑफ पिरामिड। लेटरल एज का मतलब अब पहले आप समझने की कोशिश कीजिए। जैसे यहाँ से जो बेस है ना, कॉर्नर्स, कॉर्नर्स को अगर हम ज्वाइन करेंगे तब जो ये भुजा बन रही है इसको हम बोलेंगे लेटरल एज। एक मिनट, हाँ जी, ये इसको हटा देते हैं। हाँ ठीक है। तो ये देखिए, ये ऊपर जो है उसको हम शीर्ष बोलेंगे, नीचे है बेस, और यहाँ पे जैसे ए बी सी डी और इस पॉइंट का नाम हमने एम रख लिया। तो जो ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी है ना, ये है आपका लेटरल एज। लेटरल एज का वैल्यू कितना दिया क्वेश्चन में? 21। अब लेटरल एज से हमें ना ये ओ एम जो हाइट है ना यहाँ तक जाना है। कैसे जाएंगे ये बड़ा बात है, तो हम क्या करेंगे, देखिए ए एंड एम को हम ऐसे ज्वाइन कर रहे हैं। अब आपको एक राइट ट्रायंगल दिख रहा होगा, राइट ट्रायंगल हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ऐसे करके चलिए, ठीक है, ए ओ हो गया है, ए एम हो गया है, ए हो गया है। अब हमें ए एम चाहिए। ए एम क्या है? ये जो विकर्ण है ना, या फिर डायगोनल, डायगोनल का आधा होगा। तो ए एम का वैल्यू कितना हो जाएगा? देखिए, जो आपका साइड होता है, साइड अगर ए है तो विकर्ण कितना हो जाता है, या डायगोनल होता है √2a। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 18 है ना, तो 18√2/2, जिसे हम बोल सकते हैं 9√2। 9√2 ए एम का वैल्यू आ गया। ओ ए का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया है? 21। अब हमें ओ एम चाहिए, तो चलिए ओ एम निकालते हैं। एक और पेज लगेगा और इसको हम वर्टिकल कर लेते हैं हॉरिजॉन्टल से। यहाँ तक समझिए। चलिए, तो जो ओ एम है ना, हाइट, हाइट तो निकालना पड़ेगा। हाइट कितना आ जाएगा? √21 के स्क्वायर में से 9√2 के स्क्वायर को माइनस करना पड़ेगा। 21 का स्क्वायर कितना हो जाता है? √441, 441 आ गया। और 81 का डबल कितना आ जाएगा? 162। यहाँ से देखेंगे 11 में से 2 गया 9, और ये बच गया 13 में से 43, 43 में से 16 गया, कितना आ जाएगा? 27। 279 आ रहा है। अब 279 को हम क्या बोल सकते हैं? 3√31 तो बोल सकते हैं। चलिए ठीक है, हमें हाइट भी पता चल गया। जैसे ही हमें हाइट पता चला, अब तो वॉल्यूम निकालना आसान है। वॉल्यूम क्या होगा? 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस। एरिया है स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा? मतलब बेस है स्क्वायर, तो स्क्वायर का एरिया हो जाएगा 18 का स्क्वायर ना, तो 18 गुना 18 आ गया, और इसको हम 3√31 से गुना कर देंगे, तो 18 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 324 ना, तो आंसर आ गया 324, 3√31, 324√31। ये इस क्वेश्चन का सही आंसर आ गया। तो यहाँ पे आंसर आ गया। तो जो प्रिज्म एंड पिरामिड है ना, इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए कि कैसे हम हाइट निकालते हैं। चलिए हम एक और चीज़ आपको दिखा देते हैं। वर्टिकल हो जा, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल, यहाँ तो कोई समस्या नहीं। अब देखिए, जैसे इसने दे दिया है, मान लेते हैं स्क्वायर ही है, ओके, तो स्क्वायर है, स्क्वायर में अभी तो आपको लेटरल एज दे दिया, लेकिन ज़रूरी नहीं है ना कि हमेशा लेटरल एज दे। अगर मान लीजिए लेटरल एज की जगह लेटरल हाइट दे देता, ये बोल दिया ए एल है और साइड है ए, अब इस केस में आप एच कैसे निकालते हैं? तो कोई बड़ी बात नहीं। एक बात बताइए, यहाँ से यहाँ तक अगर हम पूरा ऐसे ज्वाइन करेंगे तो ये भी ए ही होगा, क्योंकि साइड के पैरेलल है, साइड के बराबर होगा। और जैसे ही ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है हमने, तो सिमेट्री से आधा हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा a/2।
अब आपको ऐसा जो दिख रहा है राइट ट्रायंगल, इसमें यहाँ पे एल होगा, यहाँ पे a/2 होगा और ये हो जाएगा h। तो इसमें कोई बात नहीं, एच स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा l² माइनस a/2 का होल स्क्वायर। देखा एक केस में लेटरल हाइट दिया हुआ था, लेटरल साइड दिया हुआ था, वहाँ से हमने वैल्यू निकाल लिया h का। और यहाँ पे अगर लेटरल हाइट देगा उससे भी हम वैल्यू निकाल लेंगे h का। तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी और आप इसका रिवीजन लगातार करते रहें ताकि क्वेश्चन आने से आप सॉल्व कर सकें। आगे चलिए, इस क्वेश्चन में हमें इसका वैल्यू चाहिए तो कैसे निकालेंगे देख लीजिए। सबसे पहले 16/3 है, तो ये हो गया 4 × 48। ये डिवीजन है ना, इंटू है ना, तो इसको डिवीजन में कर लेंगे, मतलब डिवीजन को इंटू में करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 16/3 था, ये 3/16 आ जाएगा, 16 48, तो 4 × 12 36। अब बाहर है 1/36 × 6, फिर यहाँ पे 36 आ रहा है, गया गया तो 6 बच गया, फिर 7 × 6 कितना आ जाएगा 42। इस क्वेश्चन का जो आंसर आने वाला है वो क्या है 42। एक और हम काम कर सकते थे, हालांकि ये थोड़ा रिस्की होता है कि बाहर 7 है तो 7 का मल्टीपल हम देख लेंगे। 7 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन दिख रहा है तो उसी को हम टिक कर देंगे। ये भी एक तरीका हो सकता है इसको सॉल्व करने का। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है रेडियस ऑफ सर्कल दिया हुआ है, फिर बोला कि दो पैरेलल लाइन से इसको टच करता है ए एंड बी पे, तो ए बी का लेंथ कितना हो जाएगा, ए बी डायमीटर के बराबर होगा, इसका लेंथ हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। अब ये आपको जानना जरूरी है कॉन्सेप्चुअली कि आखिर डायमीटर के बराबर क्यों हुआ। चलिए हम आपको बता देते हैं। ये इधर हो गया और ये थोड़ा इधर। अब ध्यान से देखिए आप, अगर हमने बोला कि ये एल एंड एम है, दोनों पैरेलल है, चलो ठीक है, अभी इसके लॉजिक समझते हैं। मान लेते हैं कि दो लाइंस है, ये दो लाइंस पैरेलल है और एक जो आपका त्रियक छेदी रेखा हिंदी में बोलते हैं एंड ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये जो एक ही साइड का इंटरनल एंगल है ना ए एंड बी, इन दोनों को जैसे ही हम जोड़ेंगे कितना आएगा 180 डिग्री। आई गेस आपको पता होगा। दूसरा चीज़, अगर ये दोनों पैरेलल हैं और हमने एक लाइन ड्रॉ किया जो एक लाइन पे परपेंडिकुलर है, तो जाहिर सी बात है दूसरे पे भी परपेंडिकुलर हो गई, बोल के चलो ठीक है। अब एल एंड एम ये दोनों पैरेलल है, दोनों क्या है आपका इस जो सर्कल है, सर्कल को टच कर रहे हैं। हमने यहाँ पे सेंटर लिया, हम बोल रहे हैं कि देखो ना, सेंटर से ना पॉइंट ऑफ टेंजेंसी को हम ज्वाइन किए। जैसे ही सेंटर पे हमने पॉइंट ऑफ टेंजेंसी को ज्वाइन किया, यहाँ पे एंगल 90 डिग्री होना है। चूंकि एल एंड एम पैरेलल है तो इस 90 डिग्री को जब हम एक्सटेंड करेंगे आगे, तो 90 डिग्री को जब एक्सटेंड करेंगे तो जो दूसरा एम है उस पर भी परपेंडिकुलर होगा। अब आप एक बात बताइए, सेंटर से जैसे ही आप किसी टेंजेंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो वो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पे आता है। इसका मतलब ये जो दोनों है एक लाइन हो गया, बोले कि बिल्कुल सही है। एक ऐसा कॉर्ड है जो आपका सेंटर से पास कर रहा है, सेंटर से पास कर रहा है कॉर्ड, तो क्या होगा, डायमीटर होगा ना। यही एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, इसलिए हमने बोला ए बी डायमीटर के बराबर होता है 2r, तो आंसर आ जाएगा 21 सेंटीमीटर। ये चीज़ आप ध्यान में रखिए, आपको बहुत काम देगा। क्वेश्चन नंबर 56, ये फिर से आपका क्वेश्चन नंबर 56 फिर से डीआई का क्वेश्चन आ गया है। इसमें क्या दिया है, एक टेबल दिया हुआ है, डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ फ्रिज एंड वॉशिंग मशीन टुगेदर सोल्ड बाय क्यू एंड नंबर ऑफ सेम आइटम सोल्ड बाय आर। तो फ्रिज एंड वॉशिंग मशीन देखना है, किसका किसका, क्यू एंड आर का। ये क्यू है एंड आर है, फ्रिज है एंड वॉशिंग मशीन, दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा 8 4 12, 8 5 13, 1 14, 4 2 6 1 7, 7 42। यहाँ पे आ जाएगा आपका 8 और 6 14, 4 और 2 6 1 7 और 5 और 2 7, 774 है और एक है आपका 742। तो डिफरेंस कितने का आ रहा है 32 का, 32 ऑप्शन में है, हो गया। अब देखिए इसमें x⁶ का वैल्यू आपको चाहिए जब x + 1/x = √3 दिया हुआ है। यहाँ पे आपको जो दो चीज़ें जाननी है वो क्या है कि अगर x + 1/x का वैल्यू 1 है, x + 1/x का वैल्यू -1 है, तो क्या होता है। जब x + 1/x का वैल्यू 1 होता है ना दोस्त, तो यहाँ से x³ का वैल्यू कितना आ जाता है। जैसे देखिए इसको जब आप करेंगे तो x² -x + 1 आ जाएगा, तो x³ का वैल्यू ये आ जाता है आपका -1, और ये जो -1 है इसमें x³ का वैल्यू कितना आ जाता है 1। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये आपको ध्यान में रखना है। आप बोलोगे कि अच्छा इसमें इसका क्या यूज, यहाँ तो √3 दिया हुआ है, अभी आपको समझ में आएगा। x + 1/x का वैल्यू कितना है √3, अगर हम स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा x² जो 1/x² प्लस का 2, √3 का स्क्वायर 3 है, तो x² + 1/x² का वैल्यू कितना आ गया 1। क्या ये ऐसा ही क्वेश्चन है। देखिए x + 1/x, हालांकि स्क्वायर है, स्क्वायर को आप y मान लीजिए, तो y + 1/y का वैल्यू 1 है, तो इसका क्यूब मतलब x² का जो क्यूब, यही तो होगा x⁶, इसका वैल्यू कितना आएगा -1।
यही हम बोल रहे थे, बहुत ही काम का चीज़ है, तो इसको आपको याद रखना है। तो आंसर आ जाएगा -1। एक और जो हमने रिजल्ट देख लिया वो क्या है, ये रिजल्ट आपको बोल रहा है कि अगर x + 1/x का वैल्यू √3 हुआ दोस्त, तब x⁻6 का वैल्यू कितना हो जाएगा, -1। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रख लेना है। अच्छा, किसी किसी को डाउट हो सकता है कि आखिर ये रिजल्ट काम कैसे करता है, तो चलिए उनके लिए हम थोड़ा सा प्रूफ करके दिखा देते हैं। आपको दिया हुआ है कि x + 1/x का वैल्यू क्या है, 1। हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा x² - x + 1 = 0। बोल के ठीक है। एक बात बताइए, अगर इसमें हमने दोनों साइड x + 1 से गुना किया, x + 1 × x² - x + 1, तो कोई दिक्कत नहीं है, 0 × x + 1 0 ही आएगा। ये वाला पार्ट मिलके आ जाएगा x³ + 1, ये हो गया है 0, तो x³ का वैल्यू कितना है, -1। ऐसे करके आता है, ठीक है। तो x + 1/x = -1 वाला सेम लॉजिक से आप प्रूफ कर सकते हो, x³ = 1। तो हम यही चाहेंगे कि आप लोग प्रूफ कीजिए, और प्रूफ करके कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका ये प्रूफ हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। एक और बात, जितने लोग देख रहे हैं हम उनसे आग्रह करेंगे कि आप जो है कमेंट सेक्शन में अपना मार्क्स बता सकते हैं कि आपका कितने मार्क्स मिले, किस किस क्वेश्चन में आपको डाउट हुआ था, ताकि ये जो ग्रुप है या फिर ये कमेंट सेक्शन है डिस्कशन का हब बन जाए, और इससे काफ़ी फायदा पहुंचेगा लोगों का, और ये जेन्युइन भी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 58 में देखेंगे, यहाँ पे एक डिजॉनेस्ट शॉपकीपर है जो चीनी बेचते हैं 22 रुपये पर केजी के, जो ये 10 रुपये में खरीदते हैं। बावजूद इसके इनकी आत्मा संतुष्ट नहीं होती है, तो 1000 ग्राम के जगह पे मात्र 750 ग्राम दे रहे हैं, तो जिसके कारण इनका प्रॉफिट और इंक्रीज हो जाएगा। तो देखिए, कॉस्ट एंड सेल ऐसे करके हम चलेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आप ये जो दोनों है ना, फर्स्ट एंड लास्ट, इसको तो आप ऐसे ही हटा सकते हो। बोलो कि क्यों? क्योंकि ये तो 100% से भी कम का फायदा दे रहा है। 10 का माल खरीद के 22 में बेच रहे हैं, यहीं पे तो आपको 120% का फायदा हो गया। बोल के ठीक है, तो क्या करना है, ये चीज़ जो है 10 का खरीद के 22 में बेच रहे हैं, तो यहाँ से कुछ फायदा होगा। अब जैसे ही 1000 ग्राम की जगह 750 ग्राम ही दे रहे हैं, तो दुकानदार के पास से तो 750 ग्राम ही गए, लेकिन ये पैसे मिलेंगे इन्हें 1000 ग्राम के, लेकिन ये भी ठीक है। अब जो है दोनों का जो इफेक्टिव चीज़ है वही एक इनका नेट प्रॉफिट होगा। तो 250 250 चौके 2 पच्चे 2 11, तो 15 का आइटम जो है ये आप 44 में बेच रहे हैं, तो आपको फ़ायदा कितने का होगा, 29 का। तो परसेंटेज का फ़ायदा निकालना चाहेंगे तो 29 × 100 आ जाएगा, नीचे आपका आ जाएगा 15। तो 5 × 15, 5 × 20 100, ये आ गया 580/3। तो 19 × 57, 1 58, 196, अच्छा नहीं 196 नहीं, 193.33% इस क्वेश्चन का सही आंसर है, जो कि होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं चीज़ आप समझ पाए होंगे। पूरे क्वेश्चन को कैसे करना है, इस टाइप के क्वेश्चन को, इसके बारे में हम पहले भी बताते आए हैं, यहाँ पे भी हमने आपको बता दिया। हमने यहाँ पे आपको फिर से बता दिया कि जब भी डिजॉनेस्ट शॉपकीपर वाला क्वेश्चन आएगा तो आपको कैसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 59 है, इसमें है एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम अ मैन स्टैंडिंग ऑन अ पॉइंट ऑन ग्राउंड ऑफ टॉप ऑफ अ पोल जो है 30 डिग्री है, डिस्टेंस बिटवीन मैन एंड पोल का जो फुट है वो 120 सेंटीमीटर। तो हमें बताना पोल का हाइट कितना होगा। अब यहाँ पे हमें क्या समझना है कि जो ये इंसान है ना, इंसान के हाइट के बारे में हमें कुछ दिया हुआ नहीं है, ठीक है। तब तो हम इंसान को एज अ पॉइंट ही ट्रीट करके चलेंगे। ये जो डिस्टेंस है ये कितना दिया है आपका, ये 120 सेंटीमीटर दिया है, और एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ फ्रॉम अ मैन स्टैंडिंग, अच्छा ये पॉइंट का ही बात बोल रहे हैं, चलो ठीक है कोई बात नहीं। ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये कितना है, 30 डिग्री है, और ये डिस्टेंस कितना है, 120 सेंटीमीटर। ये वाला पार्ट कितना हो गया, 60 डिग्री। तो ये वैल्यू हो जाएगा आपका 120/√3, जिसे आप बोल सकते हैं 40√3 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन का जो आंसर आना है वो है ऑप्शन नंबर सी। देखिए, कुछ चीज़ें जो है वो आपको ध्यान में रखनी है, वो क्या है, बहुत ही काम करेगा। ये रेशियो ही है, मतलब मान लेते हैं ये आपका 30 है डिग्री और ये है 60 डिग्री। ये ध्यान में रखना होता है कि 60 के सामने वाला √3, 30 के सामने वाला 1, एंड विकर्ण कितना हो जाएगा आपका 2। उसको हाइपोटेन्यूस भी बोल सकते हैं, कर्ण बोलते हैं ऐसे। अगर मान लीजिए यहाँ पे ये 45 हो गया और ये 45 हो गया, तो क्या होता है, ये 1 होता है, ये 1 होता है, ये कितना हो जाता है आपका √2। एंड बाकी जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है उसमें तो कोई आपको समस्या होती नहीं होगी, जैसे 3 4 5 वाला, और होनी भी नहीं चाहिए। ये जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है ये सब आपको पता होना चाहिए। ये हो गया आपका 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ठीक है। ये चीज़ आपको बहुत पता होनी चाहिए। एक और जो महत्वपूर्ण चीज़ है, ये आपको ध्यान ही होगा शायद, कि मान लेते हमने यहाँ पे ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये आपका हाइट h है,
एंड ये जो डिस्टेंस है कितना है ए, और यहाँ से ये डिस्टेंस कितना है बी। मान लेते हैं एक एंगल अल्फा है, एक एंगल कितना है बीटा, बीटा मान लेते हैं, 1 मिनट। ठीक है, ये एंगल हो गया आपका बीटा। तो जैसे ही अगर अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 90 डिग्री होगा, ध्यान देना है एच का वैल्यू हो जाता है √AB। काफ़ी महत्वपूर्ण रिजल्ट है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आगे चलिए। इस क्वेश्चन में दिया है कि ON जो है ना, ON परपेंडिकुलर है आपका किस पे, MP पे। परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर लिया। और दिया है OM, MN एंड NO, इन सब का वैल्यू कितना है 8। तो ये भी 8 हो गया, ये भी 8 हो गया, ये भी 8 हो गया। हमें किसका वैल्यू निकालना है, MP का वैल्यू। तो MP का वैल्यू 8√3 हो जाएगा। सही आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी कितना है आपका 24/√3, जिसका मतलब हो जाएगा 8√3। अब ये कैसे आया ये समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए ये जो पार्ट है ना, इसको आप ध्यान से देखिए। यहाँ पे बोला है कि तीनों जो है साइड बराबर हो गया। जैसे ही तीनों साइड बराबर हो गया, हम बोल सकते हैं इक्विलेटर ट्रायंगल है। अगर ये इक्विलेटर ट्रायंगल है तो सेंटर पे एंगल कितना बनाएगा, 60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री हो गया। अब ए सिनारियो को आप समझिए। ऐसा है, O है, M है, N है, ये हो गया है 8। यहाँ से उन्हें परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, जिस पॉइंट पे किया है। ये क्या है आपका, कुछ भी ले लेते हैं, और जैसे क्या डी ले लिया हमने। ये एंगल 60 डिग्री हो गया। अभी हमने बताया कि 60 डिग्री वाला सीन क्या है। अगर ये 60 डिग्री है तो ये √3 होगा, तो ये 1 होगा, तो ये वैल्यू कितना होगा 2 का वैल्यू कितना है 8। इसका मतलब 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा 4√3, और यहाँ पे आ जाएगा 4। अगर MD का वैल्यू 4√3 है तो MN तो इसका डबल हो जाएगा ना। MN का वैल्यू कितना होगा 2 टाइम्स MD, मतलब कि 8√3। इसलिए सही आंसर आ गया आपका ऑप्शन नंबर डी। यही हमने बताया था, मीन्स यही सॉल्व करके हमने उतना जल्दी आंसर कर दिया। आगे चलिए। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 61 में दिया हुआ है कि एक इंसान जो है वह लेंट मतलब उधार देता है मनी 21% इंटरेस्ट की दर से, मतलब सिंपल इंटरेस्ट है 21% पर एनम। 4 साल के बाद जो है उसने पाया कि 820 रुपीज़ कम है सम जो उसने उधार दिया था। तो एक बात बताइए, जो इसने उधार दिया है वो 100% दिया होगा, ये प्रिंसिपल हो गया। इसको SI कितना मिल रहा है, अगर हर एक साल 21% मिल रहा है तो 4 साल में कितना हो जाएगा 84%। इसका बीच का जो डिफरेंस है ना, डिफरेंस कितना का है 16% का। इसी का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 820। हमें बताना है सम का वैल्यू क्या है, मीन्स 100% का वैल्यू क्या होगा। तो 4 से करेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 4 चौका 16, 4 से करेंगे तो 4 दूना 8, 205 बार में चला गया। अब इसी को हम 25 से गुना कर देते हैं। 25 से गुना करते हैं, ये 100% आ जाएगा, जो प्रिंसिपल है यहाँ पे आ जाएगा। 25 25 125, 25 दूना 50 से 51, तो 5125 आ रहा है। 5125 ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। आसानी से हो गया। अगला देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 62। इसमें बोला है कि एक काम को 100 डेज में कंप्लीट किया जा सकता है, लेकिन वर्कर के अगर 10 वर्कर एब्सेंट थे, जिसके कारण काम जो है 110 डेज में कंप्लीट हुआ। हमें बताना है टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स इनिशियली कितने थे। कैसे करेंगे, देखिए जो टोटल वर्क आवर होता है ना, वो हमेशा सेम होना चाहिए। वर्क आवर बोल सकते हैं या वर्क डे बोल सकते हैं। इसका मतलब है कि जो इंसान है उसका नंबर, और इंसान कितना घंटे या कितना दिन काम कर रहा है इसका नंबर, इन दोनों का जब हम गुणनफल करेंगे या गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो टोटल वर्क आवर या टोटल वर्क डे आएगा। ये बराबर होना चाहिए, तभी काम कंप्लीट होगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि पहले मान लेते n लोग थे, सबका इफिशियंसी समान है, तो n लोग मिलके 100 डेज काम करते तो ये टोटल वर्क हो जाता। तो कि चलो ठीक है। अब ये जो टोटल वर्क हो गया है, यही n-10 लोग होने के कारण अब 110 दिन काम करना पड़ रहा है। बोले कि ये भी ठीक है, गया गया। यहाँ से आप देखोगे 10n का वैल्यू कितना आ रहा है 11n-110, हेंस n का वैल्यू कितना आएगा 110। तो इनिशियली 110 लोग काम करने वाले थे, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 63, अच्छा इसको सॉल्व करना है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि अगर a² + b² का वैल्यू 0 है, तो देखिए दो स्क्वायर का सम 0 हो रहा है। आप ऐसे समझने की कोशिश कीजिए कि स्क्वायर जो होता है या तो पॉजिटिव होता है या 0 होता है। अगर इन दोनों को ऐड करके 0 आ रहा है तो एक ही पॉसिबिलिटी है कि दोनों इंडिविजुअली क्या हो जाए 0 हो जाए, और ये बहुत ही काम का चीज़ है। इसको हम एक तरह से बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम भी बोलते हैं, BOUNDRY, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स। बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स मीन्स एक पर्टिकुलर बाउंड्री पे जाके वो सेटिस्फाई करेगा। अब जैसे देखिए a² > 0 होगा, b² > 0 होगा। इसमें कोई डाउट नहीं कि a² + b² > 0 होगा। अब इक्वल टू 0 ये बाउंड्री है, बाउंड्री पे ही जाके सॉल्व हो रहा है, इससे कम नहीं हो सकता, इसलिए हम इसको बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम बोलते हैं।
अब आते हैं क्वेश्चन में, इसका मतलब कि x का वैल्यू 5 होना पड़ेगा, y का वैल्यू 7 होना पड़ेगा, तभी इसको सेटिस्फाई कर पाएगा। ऊपर कितना है देखिए, ऊपर दिया है x माइनस वाई का होल स्क्वायर एंड नीचे आपका है x प्लस वाई का होल स्क्वायर। देखेंगे 7 में से 5 का 2 का स्क्वायर 4 एंड 12 का स्क्वायर 144, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 1/36, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर ए। समझिए। अगला देखिए, ये आपका फिर से DI का क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया है कि नंबर ऑफ टी शर्ट जो है वो 399 रुपीज़ वाला टी शर्ट संडे को जो बेचा गया वो 25% ज़्यादा था। नंबर ऑफ टी शर्ट सोल्ड एट 399 ऑन सैटरडे। बताना टोटल रिवेन्यू जनरेटेड बाय सेलिंग टी शर्ट 399 ऑन संडे कितना होगा देख लीजिए। संडे सैटरडे को देखेंगे तो 120 टी शर्ट बिके हैं। अब इसमें 25% ज़्यादा हमें लेना है, तो 120 है, इसमें 25% ज़्यादा मतलब 4 का 5 ये हो गया, तो 30 बार में मतलब हमें पता चल गया कि जो संडे को 150 टी शर्ट बिके हैं और हर एक टी शर्ट का दाम कितना है 399। तो कितना आ जाएगा 0, 15 9 35 से 135 और 13 148, 45 एंड 14 कितना हो गया 59। 59850 इस क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अब ये क्वेश्चन में दिया है कि 2x इक्वल टू वाई है, एक्स एंड वाई दोनों दिया हुआ है, तो 2x करेंगे तो कितना आ जाएगा 16 टाइम्स 2t माइनस 6 इक्वल टू 5t/2 प्लस 22। अब हम क्या करेंगे, आराम से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोनों साइड। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो दो इधर आ जाएगा 32 दूना 64, 64t माइनस 32 को 6 से करेंगे तो 6 दूना 12, 18 1 19, 192 इक्वल टू 5t प्लस 22। तो यहाँ से कितना आ गया आपका 59t का वैल्यू आ गया है, 2 2 4 19 2 21। हेंस t का वैल्यू कितना आ जाएगा, गड़बड़ तो नहीं कर दिया हमने। वैल्यू ऑफ t इफ 2x इक्वल टू वाई, ये तो 5t/2 था, अब माफ़ कीजिएगा यहाँ पे ये तो 44 हो जाएगा ना, 44 हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा 4 2 6 और 19 4 23। तो आप देख पाएंगे कि t का वैल्यू कितना आ रहा है 4। कोई दिक्कत नहीं, सही आंसर आ गया आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए, इसमें दिया है कि दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल का नाम है MNO एंड दूसरा ट्रायंगल है आपका XYZ। ठीक, MNO XYZ। अब MNO में एक एंगल है 42 डिग्री, M वाला है 42 डिग्री एंड N वाला कितना है आपका 51 डिग्री एंड O कितना है आपका 87 डिग्री। ठीक है, 1 मिनट, 7 2 9 1 10 8 4 12 5 17, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर जो है आपका XYZ वाले में देखें, X का वैल्यू 87 है, 87 डिग्री है एंड Y का वैल्यू हो गया 51 डिग्री। ये बताने की ज़रूरत नहीं है, जो बचा वो कितना हो जाएगा आपका 42 डिग्री। अब ये दोनों ट्रायंगल में देखेंगे कि जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से बराबर हो रहे हैं, तो दो ट्रायंगल जो है वो सिमिलर हो जाएगा। कौन कौन सिमिलर हो जाएगा, MNO ये ट्रायंगल है, किसके सिमिलर होगा। सिमिलर लिखने के लिए हमें देखना है कि M वाला जो एंगल है किसके बराबर है, 42 कहाँ पे दिख रहा है Z पे, तो Z आ जाएगा। फिर N वाला एंगल किसके बराबर है, 51 कहाँ पे दिख रहा है Y पे एंड O वाला किसके बराबर है X पे। तो MNO जो है वो ZYX के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो ये वाला तो नहीं होगा। अब देख लेते हैं XYZ, X किसके बराबर होना चाहिए, O के बराबर। तो यहाँ पे देखेंगे X O के बराबर आ रहा है, Z किसके बराबर आना चाहिए, N के बराबर, तो Z N के बराबर नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए ऊपर वाला देख लेते हैं, इसमें X किसके बराबर आना चाहिए था, X आना चाहिए था O के बराबर, ये भी नहीं आ रहा। इसमें देखिए ये आ रहा है क्या, X O के बराबर आना चाहिए था, तो कोई भी सही नहीं है क्या, X O के बराबर, अच्छा, और Z किसके बराबर है, M के बराबर, हाँ ये वाला तो सही है, एंड Y है N के बराबर। ऑप्शन सी ही सही आ रहा है, हमने सेलेक्ट करने में गलती कर दी थी। ठीक है, समझ गए। अगला चलिए, 66 जो है इसमें है कि एक ट्रेन जो है 32 सेकंड लेती है एक सिग्नल को क्रॉस करने में। तो सिग्नल को क्रॉस करने में जो टाइम लगता है वो होता है आपका लेंथ बाय स्पीड। समझ गए। चलिए, तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि जो 32 सेकंड टाइम लिया है यह इसका लेंथ एंड स्पीड का रेशियो हो जाएगा, ट्रेन का लेंथ एंड स्पीड का रेशियो। अब जो है 1705 मीटर लॉन्ग ब्रिज के एंड में सिग्नल है। फिर क्या है कि ट्रेन जो है 63 सेकंड लेती है ब्रिज को क्रॉस करने में। जब ये 63 की बात आ रही है तो ब्रिज को कैसे क्रॉस करेगा, अपना लेंथ प्लस 1705 लेंथ, इसको आप अब स्पीड से डिवाइड करेंगे तो आ जाता है आपका 63।
अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, दोनों को ऐसे रेशियो ले लेते हैं। तो रेशियो लेंगे तो कितना बचेगा, ये 32 है, ये आपका कितना है 63, एंड जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा आपका, ऊपर एल एंड नीचे आ जाएगा एल प्लस 1705। समझ गए। तो 63 में से 32 चला जाएगा, कितना बचेगा आपका 29 ना। 29 एल का वैल्यू कितना आ जाएगा 32 इंटू 1705। तो एल का वैल्यू कितना है 29 सही था ना, एक मिनट, 63 में से 32 जाएगा, माफ़ कीजिएगा 29 नहीं आएगा, 63 में से 32 जाएगा तो 31 आएगा ना, ये 31 हो गया। एल का वैल्यू कितना आ जाएगा 31 से करेंगे तो 30 पच्चे 150, 155, और ये बच गया कितना 65। 1705 को हमें 31 से डिवाइड करना है ना, 5 बार में 5 या 15, ये कितना हो गया 15, 55, हाँ तो 55 बार में, तो 55 इंटू 32 आ गया, कितना आ गया 32 इंटू 5 होता है 160, और 32 इंटू 5 160 प्लस 16, तो 1760 ना, 1760 आ रहा है इस क्वेश्चन का सही आंसर, जो कि होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो कोई दिक्कत नहीं है, बस रेशियो लेके हम सॉल्व कर सकते हैं। आपको ये समझना है कि जब पोल या पॉइंट इन सबको पास करना है तब जो टाइम होता है वो लेंथ एंड स्पीड का रेशियो हो जाता है। और जब कोई ऐसा चीज़ जिसका अपना खुद का लेंथ है, खुद का लेंथ है, जैसे प्लेटफॉर्म हो गया या फिर ब्रिज हो गया या फिर कोई और ट्रेन हुआ, उसको जब पास कर, ट्रेन नहीं मतलब प्लेटफॉर्म में ब्रिज ले लेते हैं, उसको जब हम पास करेंगे तो क्या होगा, दोनों का जो लेंथ है उसको जोड़ेंगे और फिर ट्रेन को हम स्पीड से भाग देंगे। अगर ऐसा होता कि मान लीजिए एक ट्रेन इधर जा रही है, L1 इसका लेंथ है, स्पीड है S1, और दूसरी ट्रेन भी इधर जा रही है, इसका लेंथ L2 है, स्पीड S2 है, इसको पास करने में, एक दूसरे को पास करने में जो टाइम लगेगा वो होगा, लेंथ को तो जोड़ना ही है लेकिन स्पीड का हम डिफरेंस ले लेंगे। ठीक, स्पीड का डिफरेंस ले लेंगे एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा तो स्पीड को ऐड कर लेंगे। बात समझ गए, आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 68 देखेंगे। 68 में दिया है कि प्राइस ऑफ एक कुशन जो है वो आपका 2011 में था 840 रुपये, 2012 में 800 हो गया, एंड 2013 में 30% कम है इन दोनों 11 एंड 12 के प्राइस से। हमें बताएं 2013 में कितना होगा, तो जो प्राइस है कितना हो जाएगा, देखिए 1640 जो है 30% कम है। 30% कम का मतलब 10 का जो आइटम है अब आपका 7 में बिक रहा है, यही ना 30% कम। तो 7 का 28 और 112 और 2 114, 1148 इसका आप कीमत होगा। तो सही आंसर आ रहा है आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 69 जिसमें बोला है कि 84 सेंटीमीटर 79 सेंटीमीटर ये है आपका डायगोनल, तो हमें इसका एरिया बताना है। जब भी हम एरिया ऑफ रोम्बस की बात करते हैं तो ये आपका होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2, मतलब 1/2 इंटू 84 इंटू 77, ये कितनी बार में चला जाएगा 42 टाइम्स में। तो यूनिट डिजिट कितना आना चाहिए 4 ना, तो 4 यूनिट डिजिट वाला एक ही ऑप्शन है, तो आखिर कैलकुलेशन की कोई ज़रूरत है नहीं आगे। एक से ज़्यादा रहता तो फिर सोचते भी, समझ गए। तो देखिए बेसिकली होता क्या है कि हमने कोई भी क्वाड्रिलेटरल या चतुर्भुज ले लिया कोई भी, और ये इसका डायगोनल हो गया, एंड डायगोनल के बीच का एंगल मान लीजिए थीटा है, ये मान लेते हैं D1, ये मान लेते हैं D2। अब इसका जो एरिया होता है ना, ये आपका आता है 1/2 इंटू D1 D2 साइन थीटा। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन डायगोनल्स, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर आप बोलोगे तो विकर्ण समचतुर्भुज में ऐसा क्यों हो गया, साइन थीटा क्यों नहीं लिखा। तो जब हम समचतुर्भुज की बात करते हैं दोस्त, तो समचतुर्भुज में जो डायगोनल्स होता है, डायगोनल होता है एक दूसरे पे परपेंडिकुलर, मतलब कि ये भी सही है। अगर परपेंडिकुलर है, ये D1 है, ये D2 है, तो परपेंडिकुलर होने के कारण इसका जब एरिया आप निकालने जाएंगे तो साइन थीटा का वैल्यू 1 हो जाएगा, क्योंकि साइन 91 होता है, इसलिए मात्र 1/2 D1 D2 हो जाता है। बात समझ गए। अब जब काइट की बात आप करेंगे तो काइट में क्या होता है, एक काइट होता है, आपने देखा होगा ऐसे करके। तो काइट के केस में भी जो होता है ना डायगोनल्स, वो होते हैं परपेंडिकुलर। तो अब आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि जब हम काइट का एरिया लिखने जाएंगे तो इसका भी एरिया क्या हो जाएगा आपका 1/2 इंटू D1 इंटू D2। क्यों होना चाहिए था 1/2 D1 D2 साइन थीटा, थीटा होना चाहिए एंगल बिटवीन डायगोनल। अब एंगल बिटवीन डायगोनल कितना है आपका 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री 1 हो जाएगा, इसलिए ये चीज़ आप ध्यान में रखना, काम आ जाएगा। अगला देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 70 है जिसमें x-2 x+1 बोला है कि इसका क्या है, फैक्टर है। अब देखिए जैसे ही आपने बोला कि x-2 इज अ फैक्टर, अगर x-2 फैक्टर है तो x-2 को जीरो करेंगे, यहाँ से जो x = 2 आएगा ना, ये 2 को बोलते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहने का मतलब
या फिर इक्वेशन रहता तो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। तो आपको ये समझना है कि अगर x माइनस ए एक फैक्टर है तो a होगा 0। 0 होने से क्या पता चल गया, इसका नाम अगर हमने px रख दिया तो x के प्लेस पे 2 रखने से 0 आ जाना चाहिए। देखिए चलो ये भी सही है। p ऑफ 2 कितना आ जाएगा 0। चलिए 2 पुट कीजिए इसमें, तो 2 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 तिहाई 8, 8 तरीके 24 और 2 दूना 4 चौका 16, फिर यहाँ पे प्लस 2m माइनस एन इक्वल टू 0 आ गया। यहाँ से आप देख पाओगे कि 2m माइनस एन का वैल्यू कितना आ रहा है, माइनस का 40। ये एक हो गया। दूसरा क्वेश्चन में ये भी तो बोला है ना कि x प्लस 1 क्या है, फैक्टर है। अगर x प्लस 1 फैक्टर है, हेंस माइनस 1 एक और 0 होगा। बोले कि चलो ये भी सही है। माइनस 1 0 है, मतलब x के जगह पे माइनस 1 पुट करने से भी आंसर 0 आना चाहिए। माइनस 1 पुट करेंगे तो आ जाएगा -3 प्लस 4 और यहाँ पे माइनस m माइनस एन इक्वल टू 0। तो आप देखोगे कि m एंड n का जो योग है या फिर सम है कितना आना चाहिए, 1। अब हम इसी के बेसिस पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ऊपर वाला देखने की जरूरत नहीं है कि m प्लस एन किस में 1 आ रहा है। पहला में नहीं आ रहा है, दूसरा में आ रहा है, तीसरा में -1 आ रहा है, चौथा में 27 आ रहा है। तो और कुछ करने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके भी इसको निकाल सकते हो। जैसे 13 दूना 26 और यहाँ पे कितना है 26 और -14, कितना -26 -14 -40 आ जाएगा। देखिए सेटिस्फाई करके। तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। अभी हमने क्या क्या लिखा ये बात आप समझ लीजिए। हमने क्या लिखा, अगर x माइनस ए इज अ फैक्टर, अगर x माइनस ए फैक्टर हुआ इसका ऑफ px का, देन a इज अ 0 ऑफ px। a जो है ना px का 0 होगा। px का 0 होने का मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि p ऑफ a इक्वल टू 0, p ऑफ a इक्वल टू 0। ये बात समझ में आ गया। इसका उल्टा भी पॉसिबल है। कहने का मतलब कि चूंकि इफ, आप ये बोल सकते हो इफ p ऑफ a इक्वल टू 0, तब आप बोल सकते हो कि x माइनस ए फैक्टर होगा। x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ px। बात समझ गया। अब ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि इसको हम बोलते हैं कि कन्वर्स रिलेशन भी सेटिस्फाई कर रहा है। अगला है क्वेश्चन नंबर आपका 71। इसमें बोला है कि एक शॉपकीपर है जिसने 17 kg व्हीट खरीदा है 2440 में, और एक कुछ अमाउंट खर्चा करता है ट्रांसपोर्टेशन पे, बाद में इसको 3600 में बेच दिया और उसे जो प्रॉफिट हुआ है वो 22% का प्रॉफिट हुआ है। तो हमें बताना है ट्रांसपोर्टेशन में कितना खर्चा हुआ। ठीक है, 22% प्रॉफिट का मतलब हुआ कि 100 का जो आइटम है या 122 में बेचा है, या ये बोल सकते हैं कि 50 का जो आइटम है किस में बेचा है, इसने 61 में बेचा है। अब ये 61 का जो वैल्यू क्वेश्चन में दिया है कितना दिया है, 3600। तो ये कितनी बार में जाएगा, 3600 को हमें 61 से, तो देखिए 60 टाइम्स से तो कम होगा। बस समझ रहे हैं, फिर भी देख लेते हैं। 5 बार में जाएगा तो ये 5 हो गया, 5 छके 30, 305। ये आ गया आपका 55 ना, तो 550। 9 बार में करेंगे तो 9 9 छक 54। तो कितना आ जाएगा आपका, एक बचा ना, तो 0, फिर डेसिमल देना होगा 0, तो 59.01 करके आ रहा है। अब देखिए जो 59.01 करके आ रहा है, इसको जब हम 50 से गुना करेंगे तो कितनी बार में चला जाएगा, ये डेसिमल इधर आ जाएगा। तो 5 नहीं, माफ़ कीजिएगा, 5 गुना 0 तो 0 हो जाएगा सीधे 0। फिर ये कितना आ गया आपका, 45 और 50 है 25 4 29, 2950 पॉइंट समथिंग करके आएगा। इसमें से हमें 2440 को माइनस करना है, तो जो वैल्यू आ रहा है कितना आ रहा है, 510 रुपये के आसपास। 510 से थोड़ा सा ज़्यादा आना चाहिए, इसलिए आंसर क्या आ जाएगा 511। उम्मीद करते हैं चीज़ आप समझ पाए होंगे। आगे चलेंगे, क्वेश्चन देखते हैं। इसमें m cos थीटा प्लस अल्फा का वैल्यू दिया है n cos थीटा माइनस अल्फा। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, m बाई n का अगर हम वैल्यू पूछें तो आप बताओगे कि ये cos ऑफ थीटा माइनस अल्फा बाई cos ऑफ थीटा प्लस अल्फा आ गया। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। हमें चाहिए tan थीटा बाई कॉट अल्फा। देखो यहाँ पे जो वैल्यूज दिया है ना, इसमें थीटा एंड अल्फा एक साथ दिया है, थीटा प्लस अल्फा, थीटा माइनस अल्फा करके। लेकिन जो वैल्यू आपको चाहिए उसमें थीटा एंड अल्फा अलग अलग है। अलग अलग है मीन्स इसको हमें ब्रेक करना पड़ेगा, फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। एंड साथ में इससे छुटकारा पाने के लिए आप देखोगे ना, यहाँ पे हमने कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो का यूज कर लेते हैं। कॉम्पोनेंडो बाई डिविडेंडो करेंगे तो ऊपर आ जाएगा आपका m प्लस एन, नीचे आ रहा है आपका m माइनस एन। m प्लस एन करेंगे तो कितना आ जाएगा, कॉस ऑफ थीटा माइनस अल्फा में कॉस ऑफ थीटा प्लस अल्फा जोड़ लेंगे। एंड नीचे देखिए ये क्या है, कॉस ऑफ थीटा माइनस अल्फा में हम
कॉस ऑफ थीटा प्लस अल्फा को माइनस भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब ऊपर जो है ना, जैसे अब कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला आपको पता होगा, हम लिख देंगे अगले पेज में। ऊपर जब हम क्लब करेंगे, ऐड करेंगे, तो आ जाएगा आपका 2 कॉस थीटा कॉस अल्फा, एंड नीचे जो है आपका माइनस करने के बाद आ जाएगा 2 साइन थीटा साइन अल्फा। बस समझ गया, गया गया। तो हम ऊपर आ रहा है आपका कॉट अल्फा एंड नीचे आ रहा है टेन थीटा। हमें जो वैल्यू चाहिए उसमें चाहिए टेन थीटा ऊपर एंड कॉट अल्फा नीचे। कोई बात नहीं, यहाँ पे रेशियो उल्टा हो जाएगा और आंसर आ जाएगा m माइनस एन डिवाइडेड बाई m प्लस एन। तो सही आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा था, तो उम्मीद करते हैं चीज़ें आप समझ पाए होंगे कि कैसे इसको सॉल्व करना है। अब अगले पेज पे चल के हम आपको फॉर्मूला बता देते हैं, जो फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ किया गया है। एक फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस बी का, एक फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस बी का, एक फॉर्मूला होता है आपका साइन ए प्लस बी का, और एक होता है आपका साइन ए माइनस बी का। ये सब ध्यान में रखना है। कॉस ए प्लस बी जब लिखेंगे तो आएगा कॉस ए कॉस बी, और माइनस करना होगा आपको साइन ए साइन बी को। मतलब कॉस के फॉर्मूला में कॉस वाला दोनों एक साथ प्रोडक्ट में, साइन वाला दोनों एक साथ प्रोडक्ट में, यहाँ प्लस है तो बीच में माइनस। इधर क्या है, कॉस ए कॉस बी आएगा और बीच में माइनस है तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस साइन ए साइन बी। वहीं जब साइन को जाएंगे लिखने तो बोलेगा कि देखो साइन ए हो तो कॉस बी हो जाओ, और प्लस है तो प्लस आएगा, फिर कॉस ए हो तो साइन बी हो जाओ, ये भी ठीक है। और जब हम साइन ए माइनस बी लिखने जाएंगे तो ये बोलेगा कि साइन ए हो तो कॉस बी हो जाओ, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिख लेंगे, फिर बोलेगा कॉस ए हो तो साइन बी हो जाओ। ये जो फॉर्मूला का सेट है ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही काम का चीज़ है। समझ गए, आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 73 है। इसमें क्या दिया हुआ है कि आपके पास 3 ट्रायंगल क्रिएट किया गया है, 3 कॉर्नर्स से इक्विलेटरल ट्रायंगल, सच अ वे कि ईच स्मॉलर ट्रायंगल जो है वो 1/5वां हिस्सा है कॉरेस्पॉन्डिंग लार्जर ट्रायंगल का। बस, और कोई ज़रूरत है नहीं। यहाँ पे देखिए, ये बोल रहा है कि हर एक जो ट्रायंगल है ना, छोटा ट्रायंगल, वो 1/5वां हिस्सा है बड़ा ट्रायंगल का। ये बड़ा ट्रायंगल अगर 5 है यूनिट इसका हाइट साइड, तो इसका है 1 यूनिट साइड। चूंकि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, ठीक है, तो आगे जो भी पूछेगा हम सिमिलरिटी का यूज़ करके बता देंगे। हमें बताना है रेशियो ऑफ टोटल एरिया ऑफ छोटा वाला ट्रायंगल एंड टोटल एरिया ऑफ बड़ा वाला ट्रायंगल। तो ऐसा ऐसा करके टोटल 3 ट्रायंगल बनाया गया है, यही ना। चलो, तो जो इसका A1 मान लेते हैं, पूरे का एरिया A, तो A1/A जब हम करने जाएंगे तो कितना आएगा, बोलेंगे देखो A1 का साइड 1 है, पूरा का 5 है, इसका स्क्वायर करो, मतलब 1/25 आ जाएगा। चलो ये भी ठीक है, 1/25 हो गया। लेकिन हमें क्या चाहिए, जो छोटा वाला ट्रायंगल है ना, वैसा ऐसा 3 ट्रायंगल है, तो A1 + A2 + A3 चाहिए। A1 जोड़ A2 जोड़ A3। आपको ध्यान देना है सबका एरिया सेम ही होगा, है ना, क्योंकि जो छोटा छोटा जो ट्रायंगल है वो सब कॉन्ग्रुएंट। 1 जोड़ 1 जोड़ 1 करेंगे तो 3 आ जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा 25। इस क्वेश्चन का सही आंसर आ रहा है 3/25, ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। समझ गए। अगला देखिए, 74 में बोला है कि कंपाउंड रेशियो जो है 15/17 एंड 13/18 का दिया हुआ है। तो कंपाउंड रेशियो का मतलब है जैसे 15/17 है, इसको गुना करना होगा 13/18 से, यानी वैल्यू कितना आ रहा है x/51। x का वैल्यू निकालना है, तो 17 तिया 51, 3 छक्का 18, 3 दूना 6, 3 पचे 15, 65/2 आ रहा है ना। 65/2 को हम 32.5 बोल सकते हैं। अगला देखेंगे, ये बोलता है कि जो आपका एवरेज ऑफ 5 कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर है, ये क्या है 16 है। तो हमें बताएं डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर ऑफ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। अच्छा क्वेश्चन है। जब भी आपके संख्याएं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होती है तो उसका जो एवरेज होता है वो बीच की संख्याओं का एवरेज होता है। कहने का मतलब यहाँ पे टोटल 5 इवन नंबर्स हैं, तो मतलब एक नंबर यहाँ पे होगा, एक नंबर यहाँ पे होगा, 2 हो गया, फिर 2 इधर होगा, 4 हो गया, और बीच में एक ही बचेगा। अगर बीच में एक ही बच रहा है तो ये जो संख्या है यही इसका एवरेज हो जाएगा। मतलब बीच में जो संख्या है वो कितना है आपका 16। इसमें 2 जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा, ये 2 जोड़ेंगे 20 होगा, इससे 2 कम 14, इससे 2 कम 12। ठीक, क्योंकि ये आपका क्या था, सब इवन नंबर का सीरीज था। अभी हमें जो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमें लार्जेस्ट नंबर एंड स्मॉलेस्ट नंबर के स्क्वायर के बीच का डिफरेंस चाहिए। मतलब ये जो है 20 का स्क्वायर एंड 12 का स्क्वायर, ये चाहिए। कितना आ जाएगा, 32 को 8 से गुना करेंगे तो 8 दूना 16, 8 3 की 24, 1 25, 256 आ रहा है। जो क्वेश्चन का सही आंसर आना है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है,
तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जब भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में संख्याएं हैं तो उसका जो एवरेज होता है वो बीच की संख्याओं का एवरेज के बराबर होता है। अब आप बोलोगे बीच की संख्याओं की वो बोल रहे हो, जैसे मान लेते हैं कि 5 के जगह टोटल 6 संख्याएं होती, ये ना कॉन्सिक्यूटिव, या फिर एपी बोल लेते हैं ना, इन एपी। पहला है आपका T1, ए है T2, ए है T3, ए है T4, ए है T5, ए है T6। समझ गए? अब जब इसका हम एवरेज निकालने जाएंगे तो ये बीच की जो दो संख्या है, क्योंकि दो इधर चला जाएगा दो इधर चला जाएगा, इसका जो एवरेज होगा ना, मतलब T3 प्लस T4/2 होगा ना, यही पूरा जो संख्या है इसका एवरेज होगा। बात समझ गए? तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ आप समझ पाए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिएगा। तो इसके साथ इस पेपर का सॉल्यूशन होता है समाप्त। आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइए। अगर फ़ायदा पहुंच रहा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।